friends, in this video we will talk about chapter 10 Victorian age. From today onwards we'll start Victorian age and the time period is 1850 to 1900 AD, and we can say that exact time is 1837 to 1901. You have to remember this, that exact time period is this and the Victorian age is 1850 to 1900 AD. तो एग्जैक्ट टाइम पूछे तो आप ये लिखना है, आपको इसको टिक करना है, और वरना टाइम पीरियड आप 1850 टू 1900 भी आप सर्कल करके आ सकते हैं. तो नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. द पीरियड व्हेन क्वीन विक्टोरिया वाज रूलिंग इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज. जिस पीरियड में क्वीन विक्टोरिया रूल करती थी उसी पीरियड को हम विक्टोरियन एज कहते हैं. जैसे इलिजाबेथ रूल करती थी हम इलिजाबेथन एज कहते हैं ना, वैसे ही विक्टोरिया, जहाँ क्वीन विक्टोरिया रूल करती थी उसे हम विक्टोरियन एज कहते हैं. एंड द टाइम पीरियड इज 1837 टू 1901. एंड इन दिस पीरियड ह्यूज ग्रोथ इन पॉपुलेशन. During Victorian age, population double from 14 million to 32 million. तो इनके टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डबल हो गई थी. 14 मिलियन पहले थी तो इनके टाइम पीरियड पे 32 मिलियंस हो गई थी, मतलब जस्ट डबल. एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था. चेंजिंग वर्ल्ड व्यू, तो वर्ल्ड का व्यू भी चेंज हो रहा था. एंड 2 टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, इसमें 2 टर्म्स इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है विक्टोरियन रूल्स. फर्स्ट क्या है? विक्टोरियन रूल्स. तो ये आपको याद रखना है. फर्स्ट टर्म इज विक्टोरियन रूल्स. एंड विक्टोरियन रूल्स आर द रूल्स रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च. ये कौन से रूल है? रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च, मॉरल्स, हार्ड वर्क, प्रॉपर बिहेवियर, एंड वुमेन should be dress up nicely. Women should be dress up nicely. And British people are above everybody. सबसे ऊपर कौन? ब्रिटिश. तो इन्होंने ये एक रूल बना दिया था, वैल्यूज़ बना दी थी कि विक्टोरियन रूल्स नाम से, विक्टोरियन वैल्यूज़ के नाम से. तो ये आपको याद रखना है. एंड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ नेक्स्ट है. इसी में जो 2 टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, ये दोनों टर्म्स में विक्टोरियन वैल्यूज़ एंड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़. तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ में है थॉट एंड एक्शन, साइंस एंड रिलीजन, वेल्थ एंड एनलाइटमेंट. तो ये इंक्लूड होते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ में. तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं देखते हैं क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन विक्टोरिया रिंग आफ्टर हुम द विक्टोरियन पीरियड इज नेम स्टैंड फ्रॉम. तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे कौन सा ऐसा जो टाइम पीरियड है जिसमें उनके लिए वो रखा गया है. तो कौन सा है? 1837 टू 1901. तो हमें टिक करना है 1837 टू 1901 एग्ज़ाम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ इज एन एक्सप्रेशन फर्स्ट यूज्ड बाय. तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ जो एक्सप्रेशन है, जो ये है, वो सबसे पहले किसने यूज़ करा था? तो आंसर इज डेविड सिसिल. द नेक्स्ट इज विक्टोरियन एज विटनेस ए क्लैश बिटवीन. किन 2 चीज़ों के बीच में ज़्यादा क्लैश हो रहा था? कौन सी 2 चीज़ थी जिनके बीच में ज़्यादा क्लैशेस थे इस एज में? तो इस एज में था फेथ एंड रीज़न के बीच में. फेथ एंड रीज़न, क्लैशेस बिटवीन faith and region. The next question is Victorian period refers to the reign of Queen Victoria of England during. तो किसको कौन से टाइम पे रिफ़र कर रहे थे क्वीन विक्टोरिया के? 1837 टू 1901. तो ये देखो कितनी बार आ चुका है. ये एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, ये कोई मैंने नहीं बनाए हैं. तो ये लास्ट ईयर्स के पेपर्स में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ. द आंसर इज moral earnestness. The next question is the period of Queen Victoria ring is. तो फिर से यही क्वेश्चन आया, द पीरियड कौन सा था विक्टोरिया का? तो आंसर इज 1837 टू 1901. तो आपको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है. Okay, and the next question is which one of the following best describe the general feeling expressed in literature in the last decade of Victorian age or Victorian era? The answer is they study melancholy and atheism. Melancholy का मतलब होता है feeling like everything is destroyed. ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा जीवन में, उसे melancholy कहते हैं. atheism का मतलब leaving everything, सब कुछ छोड़ देना. Okay, तो next is
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है विक्टोरियन एज की। तो पहले हम देखते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नहीं है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट है rise of highly competitive technology. The first is rise of highly competitive technology, and the next characteristics is टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी राइज हुई थी उस टाइम पे, तो ये है ही। और नेक्स्ट इज एंथीसियम स्ट्रिक्टली कंट्रोल द सोशल बिहेवियर। एंटीथीसियम स्ट्रिक्टली कंट्रोल द सोशल बिहेवियर। तो ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है विक्टोरियन एज के। द नेक्स्ट हम चलेंगे हिस्टोरिक मूवमेंट। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हिस्टोरिक मूवमेंट कौन सी आई थी। द फर्स्ट आई थी ईयर ऑफ रेवोल्यूशन। ईयर ऑफ रेवोल्यूशन हम कहते हैं 1848 को, ओके 1848 को। एंड बिगनिंग इन सिसिली, तो बिगनिंग इन सिसिली एंड स्प्रेडिंग इन फ्रांस। फिर उसके बाद में स्प्रेड हुआ कहाँ पे? फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रेलियन एंड ऑल द प्लेसेस देयर वाज ए रेबेलियन। वहाँ पे एक रेवोल्यूशन चल पड़ा था, रेबेलियन होने लग गया था। एंड पीपल हु आर लिबरल who wanted to fight for freedom have lot of disillusionment for the liberalism। तो काफ़ी ज़्यादा जो फाइट फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लिबरलिज्म के लिए डिसल्यूशमेंट था। द नेक्स्ट इज़ इन इंग्लैंड चार्टिज्म इज़ द मूवमेंट। इन इंग्लैंड चार्टिज्म इज़ द movement, and we can say that which happened in this movement is happened in 1839। ये happen हुई थी 1839 में, फिर हुई थी 1842 में, फिर हुई थी 1848 में। and this movement continues for a period of about 11 years। और ये ऐसे ही कंटिन्यू रही कितने सालों तक? 11 years कंटिन्यू 11 ईयर्स तक रही। तो हमें कभी भी कोई भी राइटर्स शुरू करने से पहले उस टाइम पीरियड के सिचुएशन के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इम्पैक्ट, क्या उस टाइम पे जो राइटर्स थे उनके मन में क्या चल रहा था और उनके आसपास क्या घटित हो रहा था जिसके वजह से उनको ये राइटिंग्स लिखनी पड़ रही थी। तो द नेक्स्ट इज़ द पीपल इन चार्टर पास्ट ए बिल इन पार्लियामेंट। इन्होंने एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में। तो इसमें क्या था? द मूवमेंट कंटिन्यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। आपको याद रखना है 11 ईयर्स तक कंटिन्यू थी। 1839 में शुरू हुई, फिर 1842 में, फिर 48। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ चेंजेस वे डिमांडेड बाय द वर्किंग क्लास पीपल। तो इसमें चार्टिज्म का मतलब होता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ वर्किंग क्लास जो लोग थे वो अपने लिए डिमांड कर रहे थे। एंड ब्रिटिश वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज देयर विच इज़ कॉल्ड चार्टिज्म मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रेवोल्यूशन। जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास मूवमेंट है उसे ही हम चार्टिज्म पार्लियामेंट्री मूवमेंट भी बोलते हैं, ओके। एंड रिफॉर्म इसको बोला गया है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी नाम दिया गया है, नेम्ड आफ्टर पीपल्स चार्टर। एंड द पीपल इन द चार्टर पास्ट ए बिल। इसमें इन्होंने एक पास किया था बिल टू द पार्लियामेंट आस्किंग फॉर रिफॉर्मेशन। इन्होंने पार्लियामेंट को रिफॉर्मेशन के लिए एक बिल दिया था। एंड मेजर डिमांड्स जो थी उस बिल की वो थी यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, मतलब एवरीवन शुड गेट राइट टू वोट। यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, एवरीवन मतलब सभी को राइट टू वोट होना चाहिए। इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। द नेक्स्ट इज इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। एंड द थर्ड वन इज वोट बाय बैलेट। बैलेट मतलब नो चीटिंग कैन बी डन, उसके वजह से कोई चीटिंग ना हो पाए, इसीलिए वोट बाय बैलेट। एंड एनुअली इलेक्टेड पार्लियामेंट, हर साल पार्लियामेंट इलेक्ट होनी चाहिए। एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी qualification of membership. And this chartism was the first movement, both working class charter and nationalism in scope. And it is a national movement, you have to remember, it is a national movement that grow out the injustice of new industrial and political order in Britain. And it happened in 3 phases. ये 3 phases में हुई थी। 1839 one phase था इसका, 1842 and 1848. and another term जो था इसका क्या था? another term condition of England की क्या थी वो भी देख लेते हैं। another term condition of England, in this age lot of novel published
विच टॉक अबाउट कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड। इस एज में बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश हुई जो कंडीशन बता रही थी इंग्लैंड की। मैंने बोला ना राइटर्स के ऊपर भी उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, जो आसपास हमारे घटित होता है तो हमें उसी के ऊपर अपनी लिखने का मन करता है, उसी चीज़ पे हम अपनी व्यूज़ रखते हैं। तो उस चीज़ पे क्या उनका व्यू था वो आज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो दिस रिफर्स टू ए बॉडी नरेटेड इन फिक्शन आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल नॉवल। सोशल नॉवल बोला जाता था, इंडस्ट्रियल नॉवल बोला था, सोशल प्रॉब्लम नॉवल बोला जाता था उस टाइम की नॉवल को। एंड दिस आर पब्लिश इन विक्टोरियन इंग्लैंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ हंगरी 40। तो ये दिस वॉज पब्लिश इन द पीरियड ऑफ हंगरी 40। हंगरी 40 क्या था, 1848 पीरियड को बोलते थे, पीरियड ऑफ हंगरी 40। एंड आफ्टर दैट ए लॉट ऑफ नॉवेल्स वे रिटन। उसके बाद में काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी गई टॉकिंग अबाउट सोशल कंडीशंस, सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी, वहाँ की जो कंडीशन थी उसके बारे में। एंड दिस नॉवल आर कॉल्ड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल। और इन नॉवेल्स को इसीलिए बोला जाता था कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। तो इसमें थॉमस कार्ले जो है पब्लिश ए पैम्पलेट, उन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश की थी कॉल्ड चार्टिज्म इन इंग्लैंड, चार्टिज्म इन 1839। एंड इन दिस एक नॉवल पब्लिश की थी जिसका नाम था चार्टिज्म इन 1839। वीडियो बहुत स्पीड में है तो आप आराम से धीरे करके सुने, स्लो लग रही है तो आप तेज़ करके सुने। आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हर रोज़ लाइक करें तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लोगों को भी साथ जोड़ें। तो थॉमस कार्ले उन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश की थी जिसका नाम था चार्टिज्म इन 1839। एंड इन दिस ही टॉक अबाउट फेमस क्वेश्चन कॉल्ड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम था कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन टॉक अबाउट द सोशल प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा था, सोशल प्रॉब्लम्स एंड हाउ पीपल आर सफरिंग सो मच। जिसमें ये बताया गया था कि क्यों लोग इतना सफ़र हो रहे हैं, क्यों लोग इतना परेशान हो रहे हैं। एंड ऑल द नॉवेल्स विच टुक दिस थीम आर कॉल्ड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। जो इस थीम को लेके चल रही थी, सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल सफरिंग्स को, पीपल सफरिंग्स को, उन्हीं नॉवेल्स को, उस टाइप की नॉवेल्स को हम बोलते थे कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। एंड राइटर्स आर, उस टाइम के राइटर्स जो थे उनके नाम लिख लीजिए। द फर्स्ट राइटर इज़ चार्ल्स डिकन्स। द नेक्स्ट इज़ एलिजाबेथ गैस्कल। द नेक्स्ट इज़ चार्लेट ब्रॉन्टे। ये सिस्टर्स है, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। इन सारे राइटर्स को हम विक्टोरियन एज में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड दे टॉक अबाउट सोशल कंडीशन एंड पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये बात करते हैं तीनों जो राइटर्स हैं वो बात करते हैं किसकी, सोशल कंडीशंस की, वहाँ की कि क्या सोसाइटी की कंडीशन है उस टाइम पे। एंड पुअर्टी इनइक्वालिटी, पुअर्टी के बारे में, जो गरीबी ज़्यादा फैल गई उसके बारे में। एंड इनइक्वालिटी, जो वहाँ पे इनइक्वालिटी स्प्रेड हो गई उसके बारे में। तो इसके बाद में हम बात करते हैं द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज़ ग्रेट एग्जीबिशन। उस टाइम पे ग्रेट एग्जीबिशन शुरू हुआ था, वो हुआ था 1851 में। ये टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, इसलिए जो भी पीडीएफ में है सब कुछ इम्पोर्टेंट है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझे, वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार सुने, दूसरी बार में ना आए तो तीसरी बार सुने, और वीडियो सिक्वेंशियली देखिए तो पता चलेगा राइटर्स के माइंड में क्या है और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। लिटरेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको बहुत ही गहराई से पढ़ें तो, उस टाइम की कंडीशंस को साथ में लेकर पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। द नेक्स्ट इज ग्रेट एग्जीबिशन कब हुआ था इंग्लैंड में, 1851 में। एंड इट हैपन इन क्रिस्टल पैलेस, ये हुआ था क्रिस्टल पैलेस में। एंड आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन। और इस एग्जीबिशन को हम कहते हैं क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वी नो दैट ब्रिटेन वॉज पब्लिशिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो ब्रिटेन था वो पब्लिश कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा था, मैन्युफैक्चर गुड्स कर रहा था, बहुत सारे चीज़ें बना रहा था इस टाइम पे। सो दिस वाज द एग्जीबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जो वहाँ के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका ये एग्जीबिशन था। एंड दिस एग्जीबिशन इज सेट टू डिनोट द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, and thus they are trying to show the world
हाउ ब्रिटेन इज स्टैंडिंग एट द सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रियल कल्चरल लीडरशिप। तो अपना एक जो स्टैंड अप दिखाना चाहते थे कि कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और अपनी लीडरशिप वहाँ पे करना चाहते थे। एंड ब्रिटेन वांट टू शो केस इट्स डेवलपमेंट, वो अपने जो ग्रोथ उनकी हो रही है उसका एक शो केस, जैसे हम बनाते हैं ना, सजाते हैं कि भाई हमने ये हमारे घर में ये दिखाना, तो ये दिखाने वाली मोमेंट बोल सकते हैं आप, ग्रेट एग्जीबिशन, वो अपना दिखाना चाहते थे कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ग्रेट एग्जीबिशन पे देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रिफर्स टू। तो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रिफर्स टू किसकी कंडीशंस रेफर कर रही है? कंडीशन ऑफ लेबर क्लास, जो वर्किंग क्लास है उसकी कंडीशन को रिफ़र कर रहा है ये। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द चार्टर डेमोन्स्ट्रेशन इन लंडन इन्वॉल्विंग द थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द चार्टर टुक प्लेस इन, कब हुआ था? 1848 में हुआ था। फर्स्ट 1839 में हुआ था, जैसे कि थर्ड चार्टर पूछा ना इसने, थर्ड चार्टर कब हुआ? थर्ड प्रेजेंटेशन 1848 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट कब हुई थी? 1839 में हुई थी, फिर सेकेंड हुई थी 1842 में और थर्ड हुई थी 1848 में। The next question is the Crystal Palace, a great exhibition that took place was designed by। जो क्रिस्टल पैलेस है, जो ग्रेट एग्जीबिशन है, वो किसने डिज़ाइन किया था? द आंसर इज जोसेफ पैक्सटन, जोसेफ पैक्सटन। तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज चार्टिज्म, ए पॉलिटिकल मूवमेंट दैट टुक इट्स नेम फ्रॉम द पीपल चार्टर हैज 6 पॉइंट्स, आइडेंटिफाई द 1 पॉइंट फ्रॉम द लिस्ट। तो इस लिस्ट में हमें 1 पॉइंट इसका आइडेंटिफाई करना है। 6 पॉइंट्स थे, तो ये सारे 6 पॉइंट्स इसमें जो रॉन्ग है उसको कट करना है। तो इसमें 6 पॉइंट जो करेक्ट है वही हम चार्टिज्म के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज यूनिवर्सल मैनहुड सवरेज, सभी को इक्वल वोटिंग का पावर मिले, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। द नेक्स्ट इज वोट बाय सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, पेमेंट टू एमपीज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज, एनुअल पार्लियामेंट, एनुअली पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो ये इनकी कंडीशंस थी। तो कंडीशंस की लिस्ट मांगी थी, 6 लिस्ट कंडीशंस थी, तो उसकी ये लिस्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस, कौन से ईयर में ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था? द आंसर इज 1851। यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1851। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। तो चार्ल्स डार्विन, हिज वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनका वर्क कौन सा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अनदर राइटर्स, जो अदर राइटर्स थे उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनके वर्क ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ का। हमने बचपन में पढ़ा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बहुत बार, तो इसका इन्फ्लुएंस था राइटर्स के ऊपर। एंड ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटेन इन 1809, ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे 1809 में। एंड फेमस वर्क इनका है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड बिफोर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड, इसके पब्लिश होने से पहले इट वॉज द बिलीफ ऑफ द पीपल दैट लाइफ एंड ऑल ऑफ अस वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। तो सबको लगता था कि जो सब कुछ है, लाइफ जो ज़िंदगी है, वो भगवान ने ही दी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन, द मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट टुडे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसिस्टर्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? बिलियंस ऑफ जो स्पीसीज़ है वो जो आज जिंदा है वो क्या है? डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसिस्टर्स है। एंड ही कॉल दिस प्रोसेस एज नेचुरल सिलेक्शन, और वो इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन बोलते थे, वो ये नहीं बोलते थे कि भगवान ने ही सबको लाइफ दी है। एंड द लिटरेचर प्रोड्यूस दिस टाइम वॉज इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स डार्विन। तो लिटरेचर जो इस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ था वो चार्ल्स डार्विन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। तो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। द क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इवोल्यूशनिस्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वाज, तो सबसे ज़्यादा कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? द आंसर इज चार्ल्स डार्विन, विक्टोरियन पीरियड में चार्ल्स डार्विन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1859 में। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई थी 1859 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी याद रखना है। द एंड द लास्ट क्वेश्चन इज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज एट्रीब्यूटेड टू, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उन्होंने बोला था ना कि नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान ने सब कुछ किया है, तो ये किसने बोला था? चार्ल्स डार्विन। द आंसर इज
चार्ल्स डार्विन। तो ये आज हमारा था विक्टोरियन एज का इंट्रोडक्शन। कल से हम करेंगे इनके राइटर्स एंड कल हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक ज़रूर करा करें डेली, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला मिलता है और अच्छा करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्किप मत करिए, स्लाइड्स को भी देखिए। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो अगर कोई बचता है क्वेश्चन, कुछ भी आपके डाउट्स है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी ना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।